सबसे पहले जानिए रुद्रपुर की खबर, जहां से बड़ी खबर है। यहां घर के बाहर पहुंचकर फायरिंग की गई है और इसका वीडियो भी देखिए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर बाइक पर आकर यहां पर फायरिंग करता है। घर पर कई राउंड फायरिंग की गई। बाइक पर सवार दो लोग, एक सिख समुदाय से दरबाना लगाए शख्स बैठा है और उसके पीछे बैठा साथी जो है, देखिए वो किस तरह से फायरिंग करके बाइक से दोनों निकल जाते हैं। ना सीसीटीवी कैमरे का खौफ, ना आसपास के जो लोग खड़े हैं उनका कोई डर। खुलेआम ये बदमाश आए और पीछे बैठे शख्स ने फायरिंग कर दी घर पर। कौन है ये बदमाश, ये अब जांच किया जा रहा है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर सभी सरकारी जमीन से अतिक्रमण को जल्द हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने सभी विभागों को 3 दिन के अंदर सभी सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करने के निर्देश दिए। डीएम ने अतिक्रमण पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और आइए बात करते हैं मौसम की। मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। पहाड़ों पर कल जमकर बारिश हुई है। कई जगहों पर देखिए नुकसान किस कदर हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। यहाँ आप देखेंगे इन तस्वीरों में कुआओं की तस्वीरें, जहाँ पर खूब बारिश हुई। अल्मोड़ा के भी कई इलाकों में खूब बारिश हुई और बाढ़ जैसे हालात बन गए। अल्मोड़ा में तेज़ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए, सड़कों पर पानी बहने लग गया। द्वारा हाट के पास में भी यहाँ सड़क जो है वो पूरी तरह से समंदर में तब्दील नजर आई। नालों का पानी भी सड़क पर आ गया और कारें देखिए बहने लगी। जो वाहन यहाँ पर निजी वाहन खड़े हुए थे वो बहते चले गए, उनको भी नुकसान हुआ है। लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस कदर पानी लोगों के घरों के अंदर तक चला गया होगा। उधर नैनीताल में भी जमकर बारिश हुई। तेज बारिश और ओलों से सरोवर नगरी तरबदर हो गई। बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हुआ, सड़कें लबालब रही। खेती किसानी पर ओलों की जमकर मार पड़ी। फल बागानों में तैयार फसलों को नुकसान हुआ। जो ओले गिरे उनसे फलों की फसलें बर्बाद हुई। रामगढ़, मुक्तेश्वर, नाथुआ खान, ओखलकांडा, बेताल घाट में तैयार फसलों पर जो ओले गिरे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ। बेमौसम पड़े ओलों की मार से किसानों की कमर टूट गई। उधर कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल के इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई है, जिससे नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी की गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास में बारिश के बाद की तस्वीरें जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ये सड़क आपके सामने है, जिसके ऊपर देखिए नाले का पानी आ गया। ना सिर्फ सड़क, ये हाईवे है। हाईवे के ऊपर देखिए पानी किस तरह से बहता हुआ नजर आया है। गाड़ियों ने अपने आप को किनारे लगा लिया और जो गाड़ियां बीच में थी वो बहती चली गई। जो बीच में आया वो पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। तबाही का ये मंजर दहला देने वाला है, वो भी तब जब चारधाम यात्रा इस समय जोर पकड़ चुकी है। उत्तरकाशी में भी जमकर बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ के ठकराल, बनाल, बड़कोट और मुंगरसंती पट्टी के दर्जन भर गांव में बारिश हुई। आलू टमाटर के साथ ही फलों की खेती को नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। बारिश से मातली में कई घरों में पानी घुस गया। साथ ही बड़ेथी खरवा रोड पर भी भारी मलबा आ गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, जिससे रोड बाधित हो गया।
हेमकुंड साहिब पर आप जानकारी ले लीजिए। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां तेज हो गई हैं और आज सीएम धामी ऋषिकेश से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने जा रहे हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब रवाना होगा। 25 मई को सुबह हेमकुंड साहिब पहुंचेगा और 25 मई को ही हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। आशीष डोभाल और जानकारी देंगे, ऋषिकेश से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशीष डोभाल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये यात्रा जो कि होने जा रही है शुरू, इस पर जानकारी दें। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने में अब बस कुछ ही समय रह गया है, क्या तैयारियां की गई हैं जिसको आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले जत्थे को आगे बढ़ाएंगे? कंचन, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने परवान पर है। इसी के साथ 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलने जा रहे हैं। सिखों का पवित्र स्थान है जहां पर गुरु गोविंद साहब ने तपस्या करी थी और पूरा जो विश्व भर का जो सिख समुदाय है वो यहां दर्शन करने उत्तराखंड पहुंचता है। आज सुबह 11 बजे के लगभग मुख्यमंत्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आएंगे और यहां भव्य कार्यक्रम के तहत पंच प्यारों की अगुवाई में पहला यात्री दल जो जत्था है वो यहां से रवाना होगा, जो 25 तारीख को श्री हेमकुंड साहिब पहुंचेगा, जहां सबद कीर्तन के साथ साथ कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरी तैयारियां यहां पूरे कर दी गई हैं और जो सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे सुरक्षा बल तैनात कर दी गए हैं। जी कंचन। जी, शुक्रिया आपका आशीष डोभाल जानकारी के लिए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 4,29,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। मंगलवार को 24,615 भक्त केदार धाम पहुंचे। धीरे धीरे चारधाम यात्रा अब जोर पकड़ रही है। संख्या यहां पर भक्तों की लगातार बढ़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाएगी। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,74,562 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ ही यात्रा रूट पर प्रशासन की टीम तैनात है, यात्रियों की मदद कर रही है। बाहर से आने वाले लोगों की हर संभव मदद हो रही है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों की लगभग 20-20 किलोमीटर के अंतर में एक ड्यूटियां लगाई गई। मेरी भी गोविंद घाट से लेकर के और बद्रीनाथ तक ड्यूटी लगाई गई है। किसी प्रकार की यात्रियों को कोई असुविधाएं न प्राप्त। चमोली बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। उत्तरकाशी जिले में राजा रघुनाथ और मां भगवती की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। डोलियों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे देव डोलियों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ आया। आपको बता देते हैं कि कई सालों के बाद यहां पर राजा रघुनाथ और मां भगवती की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची, जिन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार मधेश्वर धाम के कपाट बुधवार को खुल गए। कपाट खुलने के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मधमहेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया 10:30 बजे शुरू हुई थी। इस दौरान भगवान मधमहेश्वर की चल विक्रय डोली मंदिर प्रांगण में पहुंची और पूरे विधि विधान से ठीक 11:30 पर भगवान मधमहेश्वर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 500 सालों में बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। बुधवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने
नई दिल्ली में 5500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस में से लॉटरी के जरिए 750 यात्रियों का चयन किया। चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पवित्र यानी कि बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। यात्रा में जाने के लिए चीन सरकार अनुमति देती है। 2020 में कोविड की दस्तक के बाद से यात्री यहां पर नहीं जा रहे थे, यात्रा पर ब्रेक लगी थी। अब इसी साल भारत और चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दोबारा से बातचीत हुई और सहमति बनी। इस साल जून से शुरू होने वाली यात्रा अगस्त तक चलेगी। पिथौरागढ़ के डीएम ने गौरीकुंड जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस रूट पर आदि कैलाश जाने वाले एक यात्री की मौत के बाद से फैसला लिया गया। डीएम ने पार्वती सरोवर तक ग्रामीणों की लगाई रोक को हटा दिया। नए आदेश के मुताबिक अब पर्यटकों की गाड़ियां सीधे पार्वती सरोवर तक जा सकती हैं। यही नहीं, ज्योलिंगकांग में ग्रामीणों की लगाए बैरियर को भी हटाने के आदेश दिए गए। प्रशासन को बैरियर लगाकर यात्रियों से वसूली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद से फैसला ले लिया गया। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर तक भले ही रोड पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी यहां के लोगों को जरूरी सुविधाओं की खासी दरकार है। हालात ये है कि इन इलाकों में आज भी ना तो बिजली पहुंची और ना ही मोबाइल सर्विस। देखिए रिपोर्ट। दशकों के इंतजार के बाद में व्यास घाटी के 7 गांव 2020 में रोड से जुड़ पाए थे। रोड कनेक्टिविटी होने से इन गांवों में काफी कुछ बदला। आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले सैलानियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या में हो रहा इजाफा यहां के लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। यही नहीं, जो गांव एक दौर में सुनसान नजर आते थे, आज वो पूरी तरह से गुलजार हैं। बावजूद इसके बॉर्डर के इन गाँव में अभी भी जरूरी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। लाइट की सुविधा होना, जो ग्रेड के माध्यम से होना है, उसकी सुविधा भी होना अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल हम होम स्टे संचालन कर रहे हैं तो मतलब अपने जनरेटर के माध्यम से कर रहे हैं। अभी भी हमारे गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ लाइट नहीं है और हमारे यहाँ मतलब केरोसिन की कमी है। जैसा हमारे यहाँ लकड़ी नहीं है, पर्यावरण के ओर से हम लोग यहाँ लकड़ियाँ काटते नहीं है, ज्यादा कोई वो नहीं है। फिर बाहर से हमारा सिलेंडर का व्यवस्था नहीं है यहाँ। बॉर्डर के ये गांव पर्यटन के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण इनका सामरिक महत्व भी है। बावजूद इसके इन गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाई। हालात ये हैं कि सौर ऊर्जा और जनरेटर की मदद से ये अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। मोबाइल सर्विस भी यहाँ राम भरोसे है। कहने को तो यहाँ कुछ टावर बीते सालों में लगे हैं, लेकिन 80% मौके पर ये सफेद हाथी ही साबित होते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से पर्यटकों को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। सरकार की ओर से एनएचएम के द्वारा गुंजी में एक डे केयर सेंटर बन रहा है और एक डॉक्टर का ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है। और इस समय गुंजी में एक सब सेंटर चालू हालत में है और एक टाइप ए अस्पताल चालू हालत में है। और अभी कुटी में एक सब सेंटर है। बॉर्डर के गुंजी, नाबी और कूटी गांव सुरक्षा के लिहाज से खासे अहम है। इन तीनों गांवों पर नेपाल अपना दावा जताता रहा है। ऐसे में सुविधाओं का यहां पहुंचना और अधिक जरूरी हो जाता है। इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया गया है, जिस कारण उम्मीद बंधी है कि आने वाले सालों में यहां की तस्वीर काफी कुछ बदल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सीएम हेल्पलाइन 1905, जिस पर शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से सीएम धामी ने बात करके फीडबैक लिया। जिन लोगों से सीएम धामी ने बात की है, उन सभी से पहले की समीक्षा बैठक के दौरान शिकायतें सुनी गई थी, जिनमें उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी,
रुद्रप्रयाग से जगदम्बा प्रसाद नौटियाल, नैनीताल से बहादुर सिंह बिष्ट भी शामिल थे। इन फरियादियों से सीएम हेल्पलाइन में पेंशन, मेडिकल बिलों का भुगतान न होने, जीपीएफ राशि का भुगतान न होने जैसी समस्याएं इन्होंने रखी। अब बुधवार को बातचीत में उन्होंने समस्या के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बुधवार सुबह सीएम धामी ने फिर बात की और कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका है। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक कागज पहुँच गया, पूरा रिटर्न पहुँच गया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आप? दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो, हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और मजार जिहाद के खिलाफ मुहिम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब सैलून और पार्लर व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार अब स्थानीय युवाओं को ट्रेंड करके उन्हें इस क्षेत्र में आर्थिक सहायता देगी। हिंदुवादी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब राज्य के युवाओं को सैलून और पार्लर जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण और व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। सीएम के इस ऐलान को समुदाय विशेष के एकाधिकार को तोड़ने और डेमोग्राफिक चेंज को रोकने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीएम ने फिर कहा है कि देवभूमि का मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। इस समय जिस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, इसलिए हमने नगर निगम के स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं वो आगे आएंगे, तो उनको मैंने घोषणा में सम्मिलित किया है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में जो भी इस प्रकार के युवक होंगे उनको जो है सरकार प्रोत्साहित करेगी और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे कि वो पार्लर खोलें, अन्य प्रकार के जो भी हेयर कटिंग के अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनको सब में सहायता देगी। सर, इसे डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ एक अभियान माने हम? नहीं, देखिए, राज्य का जो मूल अस्तित्व है उसको बचाने का प्रयास है। दरअसल लंबे समय से सैलून और पार्लर जैसे व्यवसायों पर मुस्लिम लोगों के प्रभाव की बात उठती रही है। इसकी आड़ में बड़ी संख्या में गांव गलियों तक बाहरी लोगों की घुसपैठ हुई है। सरकार की इस पहल का जहां पार्टी संगठन ने स्वागत किया है, वहीं हिंदुवादी संगठनों ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इनके लिए अनुदान देके लोग जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, पंचायतों में अगर सैलून कार, इसके लिए ब्यूटी पार्लर के लिए अगर सरकार संसाधन देती है तो बड़ी संख्या में उत्तराखंड का नौजवान भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और स्वरोजगार की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सराहनीय और साधुवाद है प्रदेश सरकार को कि उसने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। देखिए, जो हिंदू संगठन ने लगातार प्रयास करते रहते थे गली मोहल्लों में, चाहे वो नाई का छोटा काम करने वाला हो, सब्जी का वेंडर चलाने वाला हो, वेल्डर का काम करने वाला हो या कारपेंटर हो, अधिकांश लोग इस प्रदेश से बाहर के हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं। हिंदुवादी संगठन सालों से ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि शहरी और अर्धशहरी इलाकों में कुछ व्यवसायों पर एक समुदाय विशेष का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उनका तर्क था कि इससे डेमोग्राफिक चेंज और सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। सीएम की ताजा घोषणा को इस दिशा में उठाया जा रहा बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून में एनडीआरएफ के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए और मुख्यमंत्री धामी ने एनडीआरएफ के तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान सीएम धामी ने पर्वतारोहण के लिए जाने वाले जवानों के हौसले को बढ़ाया। सीएम धामी ने एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि एनडीआरएफ के जवान आपदा के समय सबसे आगे रहते हैं। तो मैंने समय समय पर देखा है, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो, या किसी समय भी चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, क्योंकि मैं भी जहाँ भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहाँ पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुँचूँ। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। विधानसभा में फर्जी तरीके से भर्तियां हुई। 220 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी, पर अब फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी का मामला विधानसभा में आया। बेरोजगार संघ ने मामले में स्पीकर से मयंक सिंघल नाम के अफसर पर कार्रवाई की मांग की। तो सवाल अब विधानसभा में पहले दिन से हुई एक भर्ती पर भी खड़े हुए हैं। दो साल पहले विधानसभा भर्ती को लेकर जमकर बवाल हुआ। सवाल नौकरी की गलत और फर्जी प्रक्रिया को लेकर थे। इसीलिए 2016 के बाद नौकरी में लगे 200 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। पर विधानसभा में सिर्फ नौकरी लगने की प्रक्रिया में गड़बड़ नहीं, अब तो खुलासा यहां तक हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर भी विधानसभा में नौकरी लगी है। बेरोजगार संघ 2002 में नौकरी लगे मयंक सिंघल को लेकर मुकर है। अध्यक्ष राम कंडवाल का आरोप है कि 2002 में नौकरी पर लगे मयंक सिंघल के ज्यादातर डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। मतलब ये कि नौकरी ही नहीं, डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। बेरोजगार संघ के मुताबिक ये बेरोजगारों और उत्तराखंड के हक पर डाका है, इसीलिए रिकवरी के साथ तुरंत जेल भी होनी चाहिए। न्यूज़ 18 ने मयंक सिंघल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। तो स्पीकर जांच के बाद एक्शन का भरोसा दे रही हैं। जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पा रही है चीज़ें, लेकिन जो बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में आकर जो है फर्जी मार्कशीट बनाकर और अपनी नौकरी पा दे रहे हैं। तो हमारी ये मुख्य मांग ये है कि इसको तत्काल जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी, वो तत्काल इसको जो है नौकरी से निकाले, और साथ ही जो पैसा है, जो रिकवरी का पैसा होना है, वो भी इससे रिकवरी ले और सिद्धो वाला जेल में तत्काल। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लिए हमें लंदन जाना था, पर लंदन हम नहीं गए क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर शुरू सीज फायर की ओर था। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट में रह के मैंने वहाँ से पार्टिसिपेट किया, तो फिर उसके तुरंत बाद मैं चली गई कोटद्वार, और कोटद्वार से अभी लौटी हूँ। मैं उन पेपर्स को देखूंगी और जांच के अगर आवश्यकता बिल्कुल जांच के आदेश दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे कितने कर्मचारी विधानसभा में होंगे जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे। कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक चुन कर किसी स्पीकर के कार्यकाल की नहीं, बल्कि हर स्पीकर के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने कोई नई बात की, बस सिर्फ ये है कि आप एक ही कालखंड के नियुक्तियों को टारगेट कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से भी। उत्तराखंड में मूल निवास की मांग 25 साल बाद जोर पकड़ रही है, तो बेरोजगारों के बीच ये बड़ा मुद्दा है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके। विधानसभा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नौकरी का खुलासा भी बेरोजगार संघ ने किया है, और देखना ये होगा कि अब आगे इस पर क्या एक्शन होता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।